कुछ अनिवार्य कारणों के कारण मेरे पहुंचने के कार्यक्रम में बदलाव हुआ और परिणाम स्वरूप 3-3 घंटे तक इस कड़ी धूप में आप सबको इंतजार करना पड़ा। इसके लिए मैं आप सबकी क्षमा चाहता हूं। भाइयों बहनों, ये आगरा की भूमि ऐतिहासिक अनेक कारणों से जानी जाती है, लेकिन आज हम दुनिया में जब हिंदुस्तान का ब्रांडिंग करते हैं, भारत की भिन्न भिन्न ताकत का परिचय जब करवाते हैं, तो उसमें सबसे पहले विश्व के सामने आगरा का ताजमहल प्रस्तुत करते हैं। और दुनिया के लोग जिनको टूरिज्म का शौक रहता है, विश्व को जानने समझने की इच्छा रहती है, ये लोग आगरा आना जरूर पसंद करते हैं। भाइयों बहनों, सारे विश्व में टूरिज्म का उद्योग, सर्विस सेक्टर इतना तेजी से बढ़ रहा है, एक अनुमान है कि निकट भविष्य में ये टूरिज्म का बिजनेस $3 ट्रिलियन तक पहुंचेगा, $3 ट्रिलियन तक। लेकिन पूरे विश्व में टूरिज्म का इतना बड़ा बिजनेस होगा, लेकिन क्या वो आगरा के नसीब होगा? क्या आगरा के भाग्य में कुछ आएगा? क्या आपको लगता है कुछ आएगा? मुझे नहीं लगता है आएगा। इसका कारण है कि दिल्ली में बैठी हुई सरकार, उनकी सोच में गड़बड़ है। कौन से काम को प्रायोरिटी देना चाहिए, किस काम को प्राथमिकता देनी चाहिए, इसमें वो निर्णय नहीं कर पाते हैं। अगर टूरिज्म का इतना बड़ा संभावनाएं पड़ी हैं, आगरा का ताजमहल विश्व भर में जाना माना है, क्या आगरा में एक अच्छा एयरपोर्ट नहीं बना सकते? क्या आगरा में विश्व भर के टूरिस्ट डायरेक्ट यहां पहुंचे, ऐसा प्रबंध नहीं हो सकता है? लेकिन भाइयों बहनों, कोई मंत्री उनका किसी इलाके से आ जाए, छोटा सा गांव हो, वहां तो वो एयरपोर्ट बना देता है, लेकिन आगरा जो विश्व के टूरिस्टों को आकर्षित करने का सामर्थ्य रखता है, उस आगरा के प्रति अन्याय किया जाता है, उपेक्षा की जाती है। और भाइयों बहनों, कभी इसको कहो तो वो कहता है राज्य की जिम्मेवारी, राज्य को कहो तो बोले केंद्र की जिम्मेवारी, राज्य वाले कहते हैं यहां करो, केंद्र वाले कहते हैं वहां करो, और करता कोई नहीं है। भाइयों बहनों, हम यमुना के पास हैं, लेकिन आगरा को पीने का शुद्ध पानी नहीं उपलब्ध हो रहा है।
आजादी के 60 साल बीत चुके, लेकिन उसके बावजूद भी आगरा जैसे नगर को, जिसके निकट यमुना जी हो, लेकिन अगर उसको पीने का शुद्ध पानी नहीं मिलता है तो उसका कारण लखनऊ में बैठे हुए शासक, उनको ये समझ नहीं है कि सामान्य मानवीय की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए क्या करना चाहिए। और उसका नतीजा है कि आपको पानी नहीं पहुंच रहा है। भाइयों बहनों, मेरे गुजरात के हाल तो बहुत खस्ता थे। मेरे यहां तो नदियां नहीं है, आपके यहां तो ढेर सारी नदियां हैं। मेरे पास अकेली एक नर्मदा मैया है, लेकिन हमने पाइपलाइन डाल करके पाकिस्तान की सीमा पर, जहां हिंदुस्तान की सेना का जवान तैनात है, वहां तक पाइपलाइन से नर्मदा का शुद्ध पानी पहुंचाया। रेगिस्तान में भी पानी पहुंचाया और दुनिया की सबसे लंबी पाइपलाइन लगाई। और पाइपलाइन की साइज क्या है मालूम है? पाइपलाइन की साइज इतनी बड़ी है कि हमारे मित्र भाई अखिलेश मारुति कार में बैठ करके परिवार के साथ उस पाइपलाइन के अंदर गाड़ी चला सकते हैं। इतनी बड़ी पाइप है, और जिसमें से हम नर्मदा का पानी ले जाते हैं, 9000 गांवों में पीने का शुद्ध पानी पहुंचाते हैं। कोई कहे मुझे, क्या यहां हो सकता है कि नहीं हो सकता है? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आजकल कुछ पॉलिटिकल पंडित मुझे सवाल पूछते रहते हैं कि मोदी जी, ये गुजरात का मॉडल और कहीं काम आएगा क्या? भाइयों बहनों, मैं पूछता हूं, आप मुझे कहिए, लोगों को पानी पहुंचना चाहिए कि नहीं पहुंचना चाहिए? शुद्ध पानी मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? अरे भैया, हमने पाइपलाइन डाली, तुम कैनाल बना दो, पाइपलाइन तो कुछ तो करो। लेकिन भाइयों बहनों, जो लोग मॉडल की चर्चा को विवादों में डाल रहे हैं, उनसे मेरा सवाल है कि आप अपने इलाके की अनुकूलता के अनुसार जनता की भलाई के लिए आप नीतियां क्यों नहीं बनाते हो? योजनाएं क्यों नहीं बनाते हो? योजनाएं क्यों लागू नहीं करते हो? यहां का हमारा गांव का किसान आलू की खेती करता है, लेकिन जब आलू की फसल बढ़ जाती है, वर्ष अगर अच्छा जाता है, आलू की पैदावार ज्यादा हो गई तो दाम गिर जाते हैं, किसान मर जाता है। और कभी आलू की फसल कम हुई तो भी किसान मर जाता है। क्या समय की मांग नहीं है कि आज हम हमारे देश में हमारा किसान जो पैदावार करता है उसके वैल्यू एडिशन पर बल दें, मूल्य वृद्धि पर बल दें। अगर आप आलू बेचते हैं तो कम पैसों में जाता है, लेकिन अगर पोटैटो चिप बना करके बेचते हो तो पैसे ज्यादा मिलते हैं। हमें मूल्य वृद्धि की ओर क्यों नहीं जाना चाहिए? भाइयों बहनों, मेरे यहां बनासकांठा जिला है, आलू की खेती करता है। हमने 2 चीजों में बल दिया। पूरे विश्व में प्रति हेक्टर सबसे ज्यादा आलू पैदा करने का काम मेरे गुजरात के किसान ने करके दिखाया। एक तरफ पैदावार बढ़े,
दूसरी तरफ मूल्य मिले और तीसरी तरफ मूल्य वृद्धि के लिए वहां प्रोसेसिंग की व्यवस्था हो ताकि मेरा किसान सुखी हो, समृद्ध हो। भाइयों बहनों, दिल्ली में बैठी हुई कांग्रेस पार्टी, इन्हें देश के विकास में कोई रुचि नहीं है। उन्हें भारत के भाग्य को बदलने में कोई रुचि नहीं है, उनकी प्राथमिकता नहीं है। और प्राथमिकता नहीं है, इसका कारण है वो वोट बैंक की राजनीति के आदी है। और वोट बैंक की राजनीति के आदी होने के कारण हमेशा जोड़ तोड़ की राजनीति करना, 25% लोगों को इकट्ठा कर लेना, 75% लोगों को निग्लेक्ट करना और 25% लोगों का खेल खेलते रहना, 75% के प्रति अन्याय करना, यही कांग्रेस पार्टी का कारनामा रहा है। और उसी के कारण भाइयों बहनों, एक कांग्रेस पार्टी स्वभाव से विघटनकारी पार्टी है, विभाजन करने वाली पार्टी है। विभाजन करो और राज करो, बांटो और राज करो, यही कांग्रेस पार्टी का स्वभाव है।